हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एज यू लाइक इट को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी क्लास 6 होगी। ठीक है, अब तक हमने टोटल 5 क्लास हो गई है आपकी टीजीटी की थ्योरी क्लास, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी जीआईसी तीनों को ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में ही इंपॉर्टेंट है। जब तक शेक्सपियर चल रहे हैं, जब तक आपके वर्ड चल रहे हैं, तो ये तीनों में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपकी गोल्सवर्दी वो अलग हो जाएंगे, आपके पीजीटी में है नहीं, जीआईसी में आई थिंक है नहीं है गोल्सवर्दी। ठीक है, तो जितना भी अभी जो चल रहे हैं जैसे शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ जो चल रहे हैं वो आपके तीनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते रहिए। ये मत कहिए कि मैम पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, देखिए सब कुछ इसी में है। बाकी पीजीटी का जो अलग आपका जो सिलेबस डिफाइन किया गया है तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम फैक्ट के थ्रू देख लेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। अभी मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम का ले लिया टीजीटी का, पूरा थ्योरी क्लास कराना। आपको पता है थ्योरी मतलब कुछ भी पढ़ाना, वहाँ पे भी कोई ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं दिया गया है एकदम कि हाँ यही चीज़ पढ़नी है टीजीटी में। 4 राइटर दे दिया, 4 राइटर सब कुछ पढ़ना है और मैंने एकदम स्टार्ट किया है ना, तो फिर टाइम लगेगा। लेकिन तब भी मैं ये कह रही हूँ कि पीजीटी हो गया चाहे जीआईसी हो गया, जो अलग जो सिलेबस जो डिफाइन किया है ना, उसको हम क्या करेंगे, फैक्ट के थ्रू समझ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। मैं एक फैक्ट में, आपको पता है ये मेरी वीडियो कितनी लेंदी होती है, तो एक फैक्ट हम ले लेंगे, उठा लेंगे एक राइटर का जो अलग डिफाइन किया हुआ है सिलेबस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एज यू लाइक इट को आज हम कंप्लीट कर देंगे। हमारी 4 ग्रेड ट्रेजेडी कंप्लीट हो गई है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब कुछ कंप्लीट हो गया। और ये न्यू बच्चों के लिए भी है जो नई तैयारी करना चाहते हैं, जो आने वाली अपकमिंग जो टीजीटी की है ना, आने वाली है, सुनने में आ रहा मार्च में आ जाएगी, तो उसके लिए मैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। उन्हीं के लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो बस रिविज़न करें। ठीक है, अगर कहीं से भटक रहे हो, यहाँ से बस एक नज़र आप सारे जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ थ्योरी ना, एक नज़र आप ले लो। इससे क्या होगा, एक रिकॉल हो जाएगा। पुराने बच्चों को बोल रहे हैं, बाकी नए बच्चे अपना नोट्स बनाते चले। ठीक है, सारे जो मेन पॉइंट है, ऐसा नहीं पूरा लिखना नहीं है, नोट्स समझना है, कहानी समरी समझ लो, देन उसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपने नोटबुक में टेक डाउन करते चलो। ठीक है, इस तरह आप करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक। बदले में मैं आपको पूरा फ्री क्लासेस दे रही हूँ टीजीटी की। अब मैंने कहा है टीजीटी की पूरी क्लासेस आपको दूंगी। इसमें पीजीटी भी है, जीआईसी भी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक देंगे। बस इतना ही तो मांगा है ना, और तो कुछ मांगा नहीं। तो इतना आप कर सकते हो, इतनी तो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है ना। बाकी मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, हर दिन एक ही वर्क आपको उठा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पे बर्डन है, कोई लोड है कि मैंने 3-4 वीडियो डाल दिया फिर आप देखते रह जाओगे। एक करके हम चलेंगे। अभी टाइम मिलेगा, बस टाइम नहीं मिल रहा है तो बस एक वीडियो। हाँ, अभी टाइम मिलेगा तो हम 2-2 3-3 वीडियो भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम समझेंगे एज यू लाइक इट ये क्या है। ये शेक्सपियर की कॉमेडी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो एज यू लाइक इट है ये शेक्सपियर की कॉमेडी है। कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। ठीक है, तो अब जो कॉमेडी में हम लोग आ गए हैं, कॉमेडी देख लेंगे। तो ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, इतना ध्यान रखना। बाकी मेंबरशिप में भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो मेंबरशिप वालों के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी ना, 25 MCQs आपके टीजीटी से रिलेटेड, मेंबरशिप वालों की बात कर रही हूँ मैं। जो इसमें टीजीटी की मैंने 5000 सीरीज स्टार्ट किया था मेंबरशिप, जिसमें सिर्फ 5 वीडियो ही पड़ी है। तो उनके लिए बता दूं कि उनके लिए भी आज या कल वीडियो आपकी आ जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनके लिए भी 1-2 वीडियो ज़रूर डेली कोशिश करूँगी देने के लिए, क्योंकि तभी हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जून तक कंप्लीट करना है, उसके पहले ये कंप्लीट करना है जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं। ठीक है, उनके लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्ले क्या है, प्ले का जॉनरा क्या है। मैंने कहा कॉमेडी है। कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। इसे आप रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हो और पेस्टोरल कॉमेडी भी कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है बच्चा। अच्छा, पेस्टोरल कॉमेडी क्यों कहते हैं? पेस्टोरल मतलब क्या होता है? पेस्टोरल मतलब देहाती या ग्रामीण जीवन,
मतलब ऐसी कॉमेडी जिसमें आपको देहाती चीज़ें दिखाई जाएंगी, ग्रामीण जीवन दिखाया जाएगा, गांव का मतलब जैसे होता नहीं है, गांव की खेत खलिहान, जंगल मंगल, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो पेस्टोरल कॉमेडी हो गया, ये ध्यान रखना है। और इस प्ले में ना कोर्ट की बुराइयां और जंगल की अच्छाइयों की तुलना की गई है। इस प्ले में कोर्ट यहाँ पे किसे कहा गया है, शहर, यानी कि सिटी की बुराइयां, और फॉरेस्ट जंगल की अच्छाइयों में तुलना की गई है। आ जाते हैं कंपोजिशन डेट की, तो 1599 से लेके 1600 के बीच में ये लिखी गई है अप्रॉक्स, ठीक है। यानी कि जब आपकी हैमलेट लिखी गई थी, जब 12th नाइट है ना, हैमलेट और 12th नाइट के टाइम पीरियड में ही इसको लिखा गया था, एज यू लाइक इट को भी, तो ये ध्यान रखना है, ओके। जैसे हमने 4 ग्रेट ट्रेजेडी कंप्लीट किया, वैसे आपकी 4 ग्रेट कॉमेडी भी है। तो 4 ग्रेट कॉमेडी कौन सी है, ध्यान रखना। 4 ग्रेट कॉमेडी जो आपकी है वो, मैं इसको मिटाती हूँ, जो 4 ग्रेट कॉमेडी है वो आपकी मच अडू अबाउट नथिंग है ना, मच अडू अबाउट नथिंग। पहले हमने 4 ग्रेट ट्रेजेडी कंप्लीट किया, अब हम 4 ग्रेट कॉमेडी को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपके मच अडू अबाउट नथिंग आता है, दूसरा आपका 12th नाइट आता है, 12th नाइट, ये 4 ग्रेट कॉमेडी है, इसको नोट डाउन करिएगा अपने नोटबुक पर। तीसरा आपका आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और चौथा आता है एज यू लाइक इट, जो आज हम करने वाले हैं, एज यू लाइक इट। आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके एज यू लाइक इट को। तो ये 4 ग्रेट कॉमेडी है जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, तो आज एज यू लाइक इट कंप्लीट हो जाएगा, देन कल देख लेंगे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट, मच अडू, उसके बाद फिर अदर प्ले पे चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मुझसे बच्चे कहते हैं कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस तो चल ही रहा है यूट्यूब पे, आप देखो कितना प्रैक्टिस हो रहा है, आप करिए ना वहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरी करा रही हूँ तो आप थ्योरी भी देखिए, बाकी यूट्यूब चैनल पे तो आपका प्रैक्टिस मिल ही जा रही है, तो प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिनको जो नीड है, रिक्वायर है, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जा रही है। आप मेरे चैनल पे आओगे तो या मैं थ्योरी, क्योंकि मुझे थ्योरी करानी है बच्चों के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बेचारे क्या होते हैं कि इधर उधर भटकते रहते, तो उनके लिए मैं थ्योरी करा रही हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं, आप वहाँ पे करिए प्रैक्टिस। बाकी मैं एक बार थ्योरी कर लेंगे तो प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगी, जैसे मैंने एलटी में कराया था वैसे ही हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ कवर नहीं होता, पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन फैक्ट वाइज पढ़ेंगे, प्रैक्टिस उसके बाद। प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैंने ये नहीं कहा कि प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट करिए, जाके प्रैक्टिस आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी चैनल पे आप कर सकते हो, बहुत अच्छा सा पढ़ाते हैं। चलिए फिर तो कंपोजिशन डेट की बात करेंगे, 1599 से लेके 1600 मैंने बताया, और उसी समय का है ये टाइम पीरियड जब आपका हैमलेट एंड 12th नाइट आया था, ठीक है। फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट फोलियो में आया था, ठीक है, ये फर्स्ट फोलियो में आया था, 1623 में पब्लिश हुआ था। ये आपकी ना ये राइटिंग डेट है, मतलब कंपोजिशन डेट है कि कब लिखी गई थी, 1599 1600 के बीच में लिखी गई थी। एंड ये पब्लिश कब हुआ था, तो फर्स्ट फोलियो भाई ऑब्वियसली 36 प्लेज शेक्सपियर के पब्लिश हुए थे, 1623 वाले जो फोलियो आया था, तो उसमें आपका ये भी शामिल था, एज यू लाइक इट भी, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका प्राइमरी सोर्स क्या है भाई, तो इसका प्राइमरी सोर्स मतलब शेक्सपियर ने इसकी कहानी कहाँ से ली, कहाँ से बोरो किया, कहाँ से इन्होंने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया, सब कुछ पूरा नहीं कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर देते थे। तो थॉमस लॉज की रोजालिंड, यहाँ से इन्होंने कहानी ली, ठीक है। ये जो थॉमस लॉज की रोजालिंड है, इस बुक से शेक्सपियर ने स्टोरी ली, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड रोजालिंड यूफीस गोल्डन लेगेसी, ठीक है, ये पूरा है। सेटिंग की बात करेंगे, इस प्ले की सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो ध्यान रखना 2 जगह सेटिंग मिलती है। एक तो एक्ट 1 में आपको मिलेगा फ्रेंच कोर्ट का दिखाया जाएगा, है ना, कोर्ट, यानी कि एक्ट 1 में फ्रांस का जो महल है वहाँ पे सबसे पहले कहानी जहाँ से शुरू होती है, तो फ्रेंच कोर्ट का दिखाया जाएगा, फ्रांस का महल और ओलिवर के हाउस का दिखाया जाएगा,
ठीक है। तो ये फ्रांस का महल यानी कि फ्रेंच कोर्ट का दिखाया जाएगा एंड ओलिवर हाउस दिखाया जाएगा। एक्ट सेकेंड एंड फिफ्थ में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो सिंबल ऑफ फ्रीडम, नेचर एंड हीलिंग का प्रतीक है। तो ये जो फ्रेंच कोर्ट है ना, ये जो फ्रांस का महल है, यहीं पे पहली सेटिंग दिखाई जाएगी। ये नफरत और जलन है, जलन का प्रतीक है, यानी कि इस कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि नफरत और जलन फैली हुई है। और एक्ट सेकेंड एंड फिफ्थ में देखेंगे तो इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रखी गई है। ये एक जंगल है, आर्डन का जंगल है। और ये किसका सिंबल है, यानी कि जंगल में क्या होती है, आज़ादी होती है, सुकून होता है। ऑब्वियसली नेचर में क्या मिलता है, आज़ाद और सुकून ही मिलता है ना। तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम रेलिवेंस याद रखना है कि ये जो प्ले की अपनी जो हीरोइन है रोजालिन, है ना, रोजालिन, इस प्ले की जो हीरोइन है रोजालिन, फेमस फॉर द 7 एजेस मैन, स्पीच एंड कैरेक्टर ऑफ रोजालिन। तो ये जो प्ले है ना, ये किससे ज़्यादा फेमस है, तो इस प्ले की जो हीरोइन है रोजालिन, इससे ये प्ले फेमस है। दूसरा याद रखना 7 एजेस ऑफ, जो 7 एजेस वाली जो स्पीच है, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, है ना, ये वाली जो 7 एजेस वाली जो स्पीच है उससे ये प्ले फेमस है। तो शेक्सपियर की लार्जेस्ट फीमेल रोल है ये रोजालिन, ध्यान रखना, यानी कि सबसे बेहतरीन हीरोइन है। अब भले ही हीरोइन का किरदार फीमेल, मतलब हीरोइन फीमेल का किरदार मेल ही करते थे उस टाइम पर, बट ये सबसे लार्जेस्ट फीमेल रोल है कौन, रोजालिन। ये ध्यान रखना, शेक्सपियर का सबसे बड़ा फीमेल रोल है रोजालिन, और इस वजह से ये प्ले भी फेमस है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम कैरेक्टर पे। देखिए इसमें कैरेक्टर की बात अगर करेंगे तो इसमें ना कैरेक्टर ये देखेंगे तो ड्यूक फ्रेडरिक का जो कैरेक्टर है, पहले हम इसको देख लेते हैं रोजालिन को, फिर समझाती हूँ मैं। रोजालिन पहली जो कैरेक्टर है रोजालिन, ध्यान रखना है, ये इस प्ले की हीरोइन है। कौन है ये इस प्ले की हीरोइन है एंड डॉटर ऑफ बैनिस्ड ड्यूक सीनियर, और ये ड्यूक सीनियर की बेटी है। और ये ड्यूक सीनियर के आगे बैनिश क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ड्यूक सीनियर को ही बैनिश कर दिया गया है, यानी कि इनके राजपाट से इनको निकाल दिया गया, इनका राजपाट छीन लिया गया है ड्यूक सीनियर का। किसने छीना है, तो इन्हीं के छोटे भाई हैं जिसका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक, जिनका नाम क्या था, ड्यूक फ्रेडरिक। ये इनके ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं, और इन्होंने क्या किया है, ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या किया है, ड्यूक सीनियर के जितने भी राजपाट थे छीन के इनको बैनिश कर दिया है। अब ये ठहरे थोड़े शांत स्वभाव के, मतलब वो होता नहीं है, क्या बोल सकते हैं हम, आप इनको बोल सकते हो कि ये किस टाइप के हैं, तो ये थोड़ा सब्र करने वाले हैं। जैसे कोई भी चीज़ छीन ली गई है तो जाने दो, ऊपर वाला देखेगा, मतलब थोड़ा पेशेंस रखने वाले टाइप के हैं। तो ये बेचारे, इनको बैनिश कर दिया गया है इनके छोटे भाई के द्वारा, तो ये बेचारे जंगल चले गए हैं, मतलब राजपाट से हटा निकाल दिया गया है, तो इनको ये चले गए हैं जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जंगल में चले गए, इसलिए बैनिश लगा है इनके आगे। और इसी ड्यूक सीनियर की बेटी है ये रोजालिन, जो इस प्ले की हीरोइन है, लेकिन इसको निकाला नहीं गया। ड्यूक फ्रेडरिक इनके बाप को तो निकाल देता है, बट रोजालिन को नहीं निकालता, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन बाद में इसको भी निकाला जाता है, आपने ध्यान रखना है, ओके। तो ये जो रोजालिन है ये किस टाइप की हैं, ये इस प्ले की हीरोइन है, विटी हैं, इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इमोशनली मैच्योर हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है, बहुत होशियार है, हाजी जवाब है, ठीक है, और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस से याद रखना है कि ये जब डिस्गाइज होती है, यानी कि ये अपना भेष बदलती हैं, तो अपना नाम क्या रखती है, गैनीमीड, ये ध्यान रखना है। अभी मैं सिर्फ कैरेक्टर को आपको डिस्कस कर रही हूँ। बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ द प्लॉट इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये ध्यान रखना है, ये जंगल में पूरी कहानी को यही कंट्रोल करती हैं, ठीक है। एक्ट एज द टीचर ऑफ लव, ये टीचर ऑफ लव के रूप में भी काम करती हैं जंगल में। अब हम कहानी समझेंगे तब समझ में आएगा कि जंगल में ये ऐसा क्यों करती हैं। एडुकेटिंग ऑरलैंडो एंड अदर्स, बाकी लोगों को क्या करती हैं ये, ऑरलैंडो को सिखाती हैं कि प्यार में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वन ऑफ शेक्सपियर स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर, तो शेक्सपियर की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर में से एक है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है, इनकी एक अपनी बेटी है, अपनी सगी बेटी है, उनका नाम क्या है, सीलिया। और ये रोजालिन ड्यूक सीनियर की बेटी रहती है, ड्यूक सीनियर जिसका रियल में असली राजपाट प्रॉपर्टी इन्हीं की रहती है, ड्यूक सीनियर की, बट इनका ये हड़प लेता है इन्हीं का छोटा भाई और इनको बैनिश कर देता है। तो इनकी जो बेटी है सीलिया, ये दोनों रोजालिन और सीलिया ये कजिन है दोनों।
दोनों कज़िन हैं, दोनों की आपस में जमती भी है, अच्छे दोस्त भी हैं, बहन भी हैं और जमती भी है। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती, इतनी जमती है। भले ही बाप में ना जमे, लेकिन बच्चों में जमती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे इतनी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑरलैंडो। ये कहानी इतना समझ में आई ना, दोनों बाप दोनों बेटी का मैंने बता दिया। अब हम लोग आ जाएंगे ऑरलैंडो। ये ऑरलैंडो कौन है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑरलैंडो की शुरुआत कैसे होती है। मतलब एक डेड है जिनका नाम है सर रोलैंड डी बॉयज़। एक आदमी है जिनका नाम क्या था? सर रोलैंड डी बॉयज़। ये एक आदमी है, ठीक है। इनका नाम है सर रोलैंड डी बॉयज़। इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, ठीक है। इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो इनके 3 बेटे हैं। इनके कितने? 3 सन हैं, 3 बेटे हैं। तो सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? ओलिवर। सबसे बड़े बेटे का नाम ओलिवर है, और जो सबसे बड़ा बेटा भी यही है, और दूसरे नंबर के बेटे का नाम जैक्स है। दूसरे जो नंबर का बेटा है वो जैक्स है, और तीसरे नंबर का यानी कि सबसे छोटा जो बेटा है वो कौन है? ऑरलैंडो है। समझ में आया? तो सर रोलैंड डी बॉयज़ के ये तीनों संतान हैं। ओलिवर, ठीक है, ये तीनों संतान है। ओलिवर ये पहला बेटा है, ये सेकंड बेटा है, एंड ये थर्ड बेटा है। बात क्या होती है कि इनकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई तो पूरी प्रॉपर्टी किसको मिलती है? पूरी प्रॉपर्टी का जो एयर है, जो उत्तराधिकारी है, वो बड़े बेटे को मिलती है। इसी के हाथ में कि सारा कुछ संभालना। हालांकि इनको भी मिलती है, लेकिन सब कुछ इसी के हाथ में दिया जाता है। बाप की डेथ हो गई तो सबसे बड़ा बेटा ही बाप के समान होता है ना, तो इसी को सारा कुछ दिया जाता है कि अपने भाइयों का ख्याल रखना। इतना पैसा भी दिया जाता है कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाना, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में आई थिंक 1000 क्राउन रहते हैं, 1000 क्राउन। लेकिन ये क्या करता है ना, अपने भाइयों को पढ़ाता लिखा, इसको मतलब ऑरलैंडो को पढ़ाता लिखाता नहीं है, जानबूझकर ना कोई पैसे देता है। और ये बेचारे के पास पैसे नहीं रहते, तो इसका एक नौकर रहता है, उसका नाम रहता है एडम, ठीक है। ये एडम, ध्यान रखना, सर्वेंट है किसका? ऑरलैंडो का। ऑरलैंडो का ये सर्वेंट है एडम। और ऐसा कहा जाता है ये जो एडम है ना, इसका जो रोल है वो शेक्सपियर ने निभाया है। इसका जो रोल है वो किसने किया है? शेक्सपियर ने किया है। कुछ क्रिटिक का मानना है कि एडम का रोल एज यू लाइक इट में किसने किया है? शेक्सपियर ने। और ये जो एडम है ये सर्वेंट है किसका? ऑरलैंडो का। कभी कभी बेचारे के पास पैसा नहीं रहता तो वो एडम से ही अपना खर्चा चलाता रहता है। मतलब ओलिवर इस पर ज़रा सा भी खर्चा नहीं करता, ना इसको पढ़ाता है, गंवार तक रख देता है, क्योंकि ओलिवर नफरत करता है अपने भाई से, ऑरलैंडो से, और इसे मारने की भी कोशिश करता है। कई बार इसकी झोपड़ी वगैरह भी जला देता है। खैर, इतना समझ में आ गया। अब हम इस ऑरलैंडो पे आएंगे, ठीक है। ये जो ऑरलैंडो है ये इस प्ले का हीरो है, यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़, ठीक है, ठीक है। तो ये सर रोलैंड डी बॉयज़ का सबसे छोटा बेटा है, जैसे कि मैंने अभी पूरी कहानी समझाई। और ये इस प्ले का हीरो भी है, मेन प्रोटैगनिस्ट है ये है कैसा? तो बहुत ब्रेव है, सिंसियर है, रोमांटिक है, नोबल हार्टेड है, इनिशियली अनएडुकेटेड है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहादुर है, सच्चा है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि इसके भाई ने इसे स्कूल नहीं भेजा है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? डिफीट चार्ल्स द रेसलर, ठीक है। ये किसको? जो चार्ल्स नाम का जो रेसलर है उसे हरा देता है। रोजालिन से डीपली प्यार करता है, और रोजालिन के लिए बैड लव पोइट्री भी लिखता है। और लिखता कहाँ पे है? टांग देता है, लिखकर हैंग कर देता है पेड़ पर। ये थोड़ा कॉमिक एलिमेंट है। ये एक नेचुरल जेंटलमैन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि बिना ट्रेनिंग के भी ये शरीफ है। इतना समझ में आ गई कहानी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने कहा ऑरलैंडो के सर्वेंट का नाम एडम है। ओलिवर के सर्वेंट का नाम भी यहीं पे ध्यान रखना। ओलिवर के सर्वेंट का नाम क्या है? ठीक है, डैनिश नाम रहता है ओलिवर के सर्वेंट का नाम, डैनिश। तो नाम याद रखना, कैरेक्टर आप जितना याद रख सकते हो यूपीटीसीटी में, ठीक है। ये ओलिवर के सर्वेंट का नाम है, ओके, इतना ध्यान रखना। अब बात करेंगे, ओके, इतना समझ में आया। अब सीलिया मैंने जैसे ऊपर बता दिया था, सीलिया कौन है?
यहाँ पे मैंने समझा दिया था ना, ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया। अब ये जो सीलिया है ना, ये है कैसे, इसका कैरेक्टर कैसा है। सीलिया जो है ये लॉयल कज़िन है, यानी कि रोजालिन की चचेरी बहन है, बहुत वफादार चचेरी बहन है। और ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, लविंग है, लॉयल है, जेंटल है, सपोर्टिव है ना। रोजालिन से इतना प्यार करती है कि उसके साथ जंगल तक चली जाती है। ये भी अपने आप को डिस्गाइज करती है किस रूप में, जब ये अपने आप का भेष बदलती है तो नाम क्या रखती है, एलिना, है ना। एलिना, जिसका लैटिन मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको लैटिन लैंग्वेज में समझेंगे तो लैटिन लैंग्वेज का मतलब इसका, एलिना का मतलब अजनबी। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखना है, एलिना का मतलब क्या होता है, अजनबी। एक्ट्स एज अ फॉयल टू रोजालिन, तो ध्यान रखना ये जो सीलिया है ना, ये रोजालिन के ठीक उल्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। रोजालिन मतलब रोजालिन कहाँ समझदार है, बोलने वाली है, लेकिन ये ठीक उल्टी है। मतलब ये कैसी है, थोड़ी सी अपोजिट है, थोड़ा शांत स्वभाव की है, कोमल है। सिंबल ऑफ आइडियल फीमेल फ्रेंडशिप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट में इसकी शादी ओलिवर से होती है। ड्यूक सीनियर, तो ये असली ड्यूक है, असली राजा यही है। इसको बेचारे को एग्जाइल कर दिया जाता है। राइटफुल ड्यूक यही है, असली राजा जिसे देश से निकाल दिया गया है। और ये बहुत पेशेंट, फिलोसफिकल, जेंटल ह्यूमन है, सब्र रखने वाला दार्शनिक है ना। ये कहाँ पे रहते हैं, जब इनको एग्जाइल कर दिया जाता है तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। और ये जंगल में रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। कैसे, रॉबिन हुड की तरह। ये मानते हैं कि जंगल का जीवन महल के दिखावे से बेहतर है, गोल्डन वर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये गोल्डन वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मनी विद नेचर, ड्यूक ऑफ स्टोइक इंड्योरेंस एंड पेस्टोरल आइडियलिज्म, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ड्यूक फ्रेडरिक, यही यूज़रपर हैं, ये विलन है इस प्ले के। और इन्होंने ही अपने बड़े भाई सीनियर, जो उनके ड्यूक सीनियर थे, उनका राज छीन लिया है। और ये क्रूअल है, सस्पिशियस है, टायरेनिकल है, क्रूर है, शक करने वाले हैं। एग्जाम सिग्निफिकेंस, तो ये रोजालिन को भी बैनिश कर देते हैं, पहले बाप को बैनिश कर देते हैं, बाद में रोजालिन को भी बैनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट लाइफ के करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। लास्ट में इनका भी हृदय परिवर्तन होता है। लास्ट में क्या होता है, जंगल में एक साधु से मिलने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये सन्यासी बन जाते हैं। सारा कुछ राजपाट अपने बड़े भाई को दे देते हैं। टच स्टोन को याद रखना, ये इस प्ले का फूल है। पूछा जाएगा कि एज यू लाइक इट का जेस्टर कौन है, जेस्टर पूछ ले या कॉमिक कैरेक्टर पूछ ले या फूल पूछ ले, तो आपने बताना है कि टच स्टोन है ना। एज यू लाइक इट का फूल, जेस्टर, कॉमिक कैरेक्टर कौन है, तो टच स्टोन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोट फूल है, जिसे मोटले फूल भी कहते हैं। ओके, ये काफ़ी चालाक है। अच्छा, ये है कैसे, तो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, अपनी बातों से समाज का मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। फिर बात करेंगे अकम्पनीज रोजालिन एंड सीलिया टू द फॉरेस्ट, जब रोजालिन और सीलिया जंगल की तरफ जाते हैं तो उनके साथ ये भी जाता है, टच स्टोन भी। ठीक है, और बात करेंगे प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ एंड सोशल सटायर। इस प्ले में अगर कोई कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड करता है तो वही यही बंदा है, टच स्टोन ही है जो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है, मतलब ऑडियंस को हंसाने का काम यही करता है। और समाज पर जो सटायर करता है, समाज पे जो तंज कसता है, वो यही करता है मजाक में। ये शादी लास्ट में किससे करता है, ऑड्रे से। लास्ट में ये ऑड्रे नाम की एक गंवार लड़की से शादी करता है, जो कि एक कंट्री वेंच रहती है, लाइक कोर्ट एंड पेस्टरल वर्ड्स। नेक्स्ट पे आ जाएंगे जैक्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इस प्ले में 2 जैक्स हैं। ठीक है बच्चा, इस प्ले में 2 जैक्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक जैक्स मैंने अभी बताया ऑरलैंडो का भाई रहता है, जो 2nd नंबर वाला सन रहते हैं ना, सर रोलिन डी बॉयज़ के। तो एक जैक्स वो है, और एक जैक्स इस प्ले में मेलनकली जैक्स नाम से फेमस है। कौन से कली, तो ध्यान रखना, मेलनकली, मेलनकली जैक्स। तो ये जो जैक्स है ना, ये मेलनकली जैक्स से फेमस है। तो कौन सा जैक्स फेमस है, मेलनकली वाला जैक्स ज़्यादा फेमस है। एक जैक्स है ऑरलैंडो का भाई, ध्यान रखना, 2 कैरेक्टर हैं, तो मतलब 2 जैक्स नाम के कैरेक्टर हैं। ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन इस प्ले में कौन सा जैक्स फेमस है, मेलनकली जैक्स, जो बहुत भारी भारी स्पीच बोलता है, ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज, है ना, वो यही बोलता है, वो यही बोलता है, यही। ठीक है, तो मैंने कहा ना मेलनकली फिलोसोफर, ये ध्यान रखना है।
बात करेंगे यहाँ पे ये बेचारे कैसे हैं, बहुत मेलानकली फिलोसोफर हैं, उदास दार्शनिक हैं। ये हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा दुखी रहता है, दुनिया की बुराई करता है ना, तो ये ध्यान रखना है। और यही क्या करता है, 7 एजेस ऑफ मैन की जो स्पीचेस है वो यही देता है, ठीक है। यानी कि ये प्ले की सबसे मशहूर, जो सबसे फेमस स्पीच देता, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं। लास्ट में ये महल वापस नहीं आता, रिमेन्स अ मॉरल आउटसाइडर, तो ध्यान रखना है, लास्ट में ये महल वापस नहीं आता, जंगल में ही रुक जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ओलिवर, तो ओलिवर मैंने बताया ना, ऑरलैंडो का जो बड़ा भाई, सारी जायदाद रख देता, अपने भाई को पढ़ाता नहीं है। ऑरलैंडो का एल्डर ब्रदर है, जो ऑरलैंडो से काफ़ी नफरत भी करता है ये, ठीक है, जंगल में। और पहले ये विलन रहता है, बाद में इसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, भाई के प्रति सुधर जाता है, ठीक है। पहले ये ऑरलैंडो से नफरत करता है ना, उसके बाद उसे जलाकर मारना चाहता है, लेकिन बाद में सुधर जाता है। कुछ ऐसी घटना इसके साथ होती है कि सुधर जाता है ये, इसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ऑरलैंडो की शुरुआत में नफरत करता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। होता क्या है कि ऑरलैंडो इसको एक लॉयनेस एंड स्नेक से बचाता है, एक शेरनी और सांप इस पर अटैक करने वाले होते हैं, तो ऑरलैंडो इसे बचा लेता है, ओलिवर को अपना भाई मानकर कि भाई मेरा बड़ा भाई है, कैसा भी है। लास्ट में ये शादी किससे करता है, सीलिया से, सिंबल ऑफ मॉरल रेजिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। 2 और कैरेक्टर हैं, सिल्वियस एंड फेबे, ठीक है। ये शेफर्ड्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो फॉरेस्ट मतलब आर्डन का जो जंगल है ना, ये जंगल के चरवाहे हैं और चरवाहिन जिसे बोलते हैं शेफर्ड्स है, शेफर्ड्स और शेफर्डस है। तो ये जो सिल्वियस है ना, ये मेल कैरेक्टर है और फेबे ये फीमेल कैरेक्टर है। ये शेफर्ड्स रहता है, ये शेफर्डस रहती है ना, जंगल ऑफ आर्डन के। अब ये जो सिल्वियस है ये फेबस से प्यार करता है, फेबस के प्यार में पागल है फीबी के, ठीक है। और ये जो फेबे है ये सिल्वियस को भाव देती नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सिल्वियस डिवोटेड इमोशनल लवर, फीबे प्राउड डिसमिसिव, लेटर हम्बल्ड, बाद में हो जाती है, लेकिन शुरुआत में तो भाव नहीं देती है, ठीक है। और ये जो फीबे है ना, ये रोजालिन से प्यार कर बैठती है, रोजालिन जब लड़का बनी रहती है तब। अब आ जाते हैं एग्जाम सिग्निफिकेंस के, तो रिप्रेजेंट पेस्टोरल लव, ये दोनों क्या हैं, ये पेस्टोरल लव हैं, ठीक है। यानी कि एक तरफ, यानी कि आप बोल सकते हो पेस्टोरल लव को शो करते हैं। सिल्वियस लव फीबे, फीबे फॉल्स इन लव विद गानीमेड रोजालिन, तो भाई यहाँ पे ट्रायंगल है, यानी कि एक तरफा प्यार है, ट्रायंगल नहीं बोल सकते, एक तरफा प्यार है, अनरिक्वेटेड लव है, क्योंकि भाई सिल्वियस फीबे से प्यार करता है, फीबे किससे प्यार करती है, रोजालिन से। रोजालिन जब लड़का बनी रहती है उस समय, अब इसको क्या पता कि ये लड़की है। कॉमिक वो वही वाला हो गया है ना, 12th नाइट वाला कॉमिक, पैरेलल टू कंट्री कोर्टली लव, तो ये ध्यान रखना है। आ जाते हैं थीम पे, देखिए इसमें थीम क्या है, तो इसकी मेजर जो थीम है ना, नेचर वर्सेस कोर्ट लाइफ है, जिसे पेस्टोरलिज्म कहा जाता है ना, नेचर वर्सेस कोर्ट लाइफ, यानी कि महल में धोखा और खतरा है, जबकि जंगल में सुकून और सच्चाई है नेचर में। कोर्ट क्या है, हैथ नॉट, यहाँ पे एक कोट आती है, हैथ नॉट ओल्ड कस्टम मेड दिस लाइफ मोर स्वीट देन दैट ऑफ पेंटेड पॉम्प, ये कौन कहते हैं, ड्यूक सीनियर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, तो इसको ध्यान रखना है कि मतलब इनका कहने का मतलब ये है, जब ये आ जाते हैं यहाँ पे ना फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तब कहते हैं कि क्या यह सादा जीवन उस बनावटी शान शौकत से तो बेहतर नहीं है। एग्जाम एंगल से याद रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ द गोल्डन वर्ड, ईडन लाइक स्टेट, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, मतलब इसे पेस्टोरलिज्म कहते हैं, जहाँ शहर के लोग शांति के लिए गांव जंगल भागते हैं, गोल्डन वर्ड कहते हैं किसको, नेचर को, जंगल को। लव इन वेरियस फॉर्म्स, अच्छा इसमें दूसरी जो थीम है याद रखना, जो लव है ना वो अलग अलग फॉर्म में है, मतलब प्यार के अलग अलग रूप देखने को आपको मिलेगा इसमें। तो रोमांटिक लव कौन है, जो एक्चुअल में जो रोमांटिक लव है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो है ऑरलैंडो एंड रोजालिन। पेस्टोरल लव कौन है, तो पेस्टोरल लव कौन है, सिल्वियस और फीबी, सिल्वियस और फीबी इनका अनरिक्वेटेड लव है, क्योंकि सिल्वियस इससे प्यार करता है फीबे से, लेकिन फीबे रोजालिन से प्यार करती है, जो कि एक लड़की है जिसको नहीं पता। फिजिकल अर्थली लव कौन है, तो टच स्टोन एंड ऑड्रे है, तो ये भी एक कौन है, जो टच स्टोन और ऑड्रे है, ठीक है, तो ये इससे प्यार करती है, टच स्टोन जो है वो इससे करता है। सिस्टरी लव इसमें देखने को मिलता है, तो रोजालिन और सीलिया का, बहन बहन का,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाते हैं सच्ची दोस्ती उसी में, डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी। तीसरी जो थीम है इसमें, भेष बदलना, पहचान। यानी कि डिस्गाइज अलाउज, यानी कि इसमें क्या होता है, भेष बदलने से लड़कियों को आज़ादी मिलती है। जब ये लोग महल छोड़कर जाती हैं, रोजालिन और सीलिया, तो अपने आप को वो लोग क्या करती हैं, डिस्गाइज कर लेती हैं, जिससे क्या होती है, मतलब लड़की रहती है तो लड़का बन जाती हैं। ऑब्वियसली बाहर निकलेंगी तो आज़ादी, कोई इनको देखेगा नहीं कि ये लड़की हैं, रात को निकल रही हैं, कोई इन पर अटैक भी नहीं कर सकता। तो ये लोग क्या होती हैं, भेष बदल कर जाती हैं, लड़कियों को आज़ादी मिलती है भेष बदलने से। रोजालिन लड़का बनकर वो बोल पाती है जो एक लड़की होकर नहीं बोल पाती, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम एंगल से याद रखना, क्रॉस ड्रेसिंग वाज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी ऑन द एलिजाबेथन स्टेज, बॉयज एक्टर्स प्लेड वीमेन। तो ये ध्यान रखना, शेक्सपियर के ज़माने में लड़कियों का रोल लड़के ही करते थे, ठीक है, तो एक लड़का लड़की का रोल कर रहा है। ओके, तो एलिजाबेथन स्टेज पे ये होती थी चीज़ें, क्योंकि उस समय महिलाओं को नहीं दिया जाता था ना, महिलाओं को ये सब नहीं किया जाता था, कराया नहीं जाता था, महिलाओं की इतनी डिमांड नहीं थी, तो महिलाएं नहीं होती थी इस फील्ड में। तो जो लड़के होते थे ना, वही लड़कियों का किरदार भी निभाते थे, यानी कि वो लड़की का डिस्गाइज बन जाते थे, लड़की वाला काम जब हीरोइन बनना होता था तो खुद बन जाते थे, देन फिर अपने लड़के वाले भेष में आ जाते थे। तो यहाँ पे जो रोजालिन का किरदार है ना, वो एक लड़का ही निभाया है, रोजालिन का। द फूल वर्सेस द फिलोसोफर, नेक्स्ट जो थीम है इसमें दिखाया गया जो टच स्टोन है, ये फूल है, ये दुनिया की कमियों पर हंसता है, ये एक लाइसेंट फूल है जो दुनिया की कमियों पर हंसता है। और दूसरा देखोगे, जैक्स, अ मैन ऑफ ह्यूमर्स, मेलानकली जैक्स, हु क्रिटिक लाइफ थ्रू सिनिसिज्म, मतलब ये दुनिया की कमियों पर रोता है, दुखी होता है। तो दोनों ही समाज के क्रिटिक हैं, पर इनका जो नज़रिया है, इनका जो तरीका है समाज को देखने का, दोनों का अलग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आ जाते हैं हम अब इस पे आपके कहानी पर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्ट 1 हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट सीन दिखाया जाता है, यानी कि सबसे पहले मैंने कहा ना फ्रांस के महल का दिखाया जाता है, कोर्ट की। एक्ट 1 वहीं की सिटिंग है, महल में मुसीबत और जंगल की ओर, मतलब महल में मुसीबत है, फिर लोग जंगल की ओर पलायन करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है, सिबलिंग राइवलरी, ओलिवर जो सबसे बड़ा भाई है, हेट्स हिज यंगेस्ट ब्रदर ऑर्लैंडो, ट्रीट्स हिम लाइक अ सर्वेंट, ही प्लान्स टू हैव हिम किल्ड इन आवर रेसलिंग मैच। देखिए ये बहुत कोशिश करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि सर रोलैंड डी बॉयज़ के 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा ओलिवर है, और सबसे बीच वाला जो बेटा था उसका नाम जैक्स था, और सबसे छोटा जो बेटा था ऑर्लैंडो। पिता की डेथ हो जाती है तो सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह इसी के हाथ में आती है, तो लगभग आई थिंक 1000 क्राउन तो इसी के हाथ में आती है। बट ये क्या है, अपने भाइयों को पढ़ाता लिखाता नहीं है, स्पेशली ऑर्लैंडो की बात करेंगे तो ये इसको पढ़ाता लिखाता नहीं है, ठीक है, और इससे नफरत करता है और इसको मारना चाहता है, तो कई कोशिश भी करता है। तो ये प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं इसे मरवा दूँ, एक रेसलिंग मैच में मैच रखवा के, और ऑर्लैंडो उसमें जाएगा, पक्का जाएगा रेसलिंग मैच में, तो वहाँ पे जाके मैं रेसलर से बात कर लूँ और रेसलर से बोल दूँ कि उसको ऐसा मारना कि वो मर जाए। मतलब ये कहीं ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, ये इसका भाई है, ठीक है, हमेशा उसको मारने की कोशिश करता है एक रेसलिंग मैच में। उसके बाद रेसलिंग मैच होती है, रेसलिंग मैच में क्या होता है, ऑर्लैंडो चैलेंज द कोर्ट रेसलर चार्ल्स, डिस्पाइट द ऑड ऑर्लैंडो विंस, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे रेसलिंग मैच होती है, ऑर्लैंडो क्या करता है, जो वहाँ का जो शाही पहलवान बोल सकते हैं ना, जो पहलवान होता है चार्ल्स, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, उसका नाम क्या रहता है, जो रेसलर है जिससे ऑर्लैंडो की हाथापाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, डुअल होने वाली है, उसका नाम रहता है, इस रेसलर का नाम रहता है चार्ल्स, और इसी से लड़ने वाला कौन है, ऑर्लैंडो, क्योंकि वो चुनौती ले लेता है ना। तो ऑर्लैंडो इस चार्ल्स को चुनौती देता है, तो सबको लगता है कि ऑर्लैंडो तो हार जाएगा, लेकिन वह चार्ल्स को जब उन लोग का जब मैच चलता है ना, फाइट, तो उसमें ऑर्लैंडो क्या होता है, जीत जाता है चार्ल्स को हरा के, तो ये ध्यान रखना। और इसी रेसलिंग मैच में ये ओलिवर जो है ना, ओलिवर इसी रेसलिंग मैच में प्लान बनाया रहता है, इसी चार्ल्स से बात करता है कि तुम ऐसा मारना ऑर्लैंडो को ना, ऐसी जगह मारना कि इसकी डेथ ही हो जाए, कुछ इस तरह। बट यहाँ पे चाल उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि ऑर्लैंडो जीत जाता है इसको मार के, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी प्लानिंग है वो तो नहीं हो पाती भाई, नहीं मरवा पाता अपने भाई को। फिर जब ये लोग लड़ते रहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, रोजालिन डॉटर ऑफ बैनिश ड्यूक सीनियर वॉज द मैच, सी गिव्स ऑर्लैंडो हर नेकलेस।
तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इन लोग का चार्ल्स और ऑरलैंडो की जब लड़ाई होती है रेसलिंग मैच में, तो उस समय रोजालिन भी वो रेसलिंग मैच देखती है, जो हीरोइन है इस प्ले की, है ना, जो ड्यूक सीनियर की बेटी है। तो रोजालिन भी वो मैच देखती रहती है। तो इसको ना, जब वो मैच देखती है ना, तो इसको ऑरलैंडो की बहादुरी देखकर बड़ा खुशी होती है। मतलब ऑरलैंडो की बहादुरी देखकर ना कहीं इम्प्रेस हो जाती है। और ये क्या करती है, उसे अपना एक चैन दे देती है, मतलब नेकलेस देती है ना। तो दोनों को वहीं पे दे फॉल इन लव इमीजिएटली, दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से वहीं पे ही, रोजालिन को इससे, ऑरलैंडो से, और ऑरलैंडो को रोजालिन से। उसके बाद क्या होता है, बैनिसमेंट ड्यूक फ्रेडरिक। इधर क्या होता है, जो ड्यूक फ्रेडरिक है जिसने रोजालिन के फादर को हटा दिया है, रोजालिन के फादर के प्रॉपर्टी वगैरह छीन लिया है, रोजालिन के फादर को भेज दिया है, देश निकाला कर दिया है, बैनिश कर दिया है। अब ये गुस्सा होता है जब ये सब सारी चीज़ें सुनता है कि रोजालिन ने उसको नेकलेस दिया ऑरलैंडो वगैरह को, मतलब ये सारी चीज़ें सुनता है, तो ये भी रोजालिन पे गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, ऑरलैंडो की जीत से और रोजालिन की जो लोकप्रियता से, इससे जलता है। तो ये गुस्से में रोजालिन को तुरंत महल छोड़ने का हुक्म देता है कि तुम भी जाओ, है ना। इसको भी क्या कर देता है, रोजालिन को भी बैनिश कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, रोजालिन अब जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन अब जाने का कहाँ सोचती है, ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही जाने सोचती है, जाके मैं अपने फादर को ढूंढूंगी, है ना, क्योंकि मेरे फादर भी वहीं पे गए हैं, तो क्यों ना मैं भी जाऊँ अपने फादर के पास और अपने फादर को ढूंढूं। तो ये तैयार होती है जाने के लिए, रात का समय रहता है, ये लोग जाते हैं। बट जाने से जाती है, तैयार होती है, तभी जो इसकी कजिन है सीलिया, जो इसकी अच्छी दोस्त भी है, ये फ्रेडरिक की बेटी है, ठीक है, ये फ्रेडरिक की बेटी है, इसकी कजिन है रोजालिन की, चचेरी बहन है लेकिन अच्छी दोस्त है। तो देखते हैं कि मेरी बहन जा रही है, वो अपनी बहन को अकेले नहीं जाने देती, ये कहती है तुम अकेले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ये कहती है ठीक है तुम भी चलो। उसके बाद ये दोनों कजिन बहनें साथ साथ चलते हैं, निकलने के लिए तैयार होते हैं। फिर तभी टच स्टोन, ये कोर्ट का फूल रहता है, उसी कोर्ट का जस्टर रहता है, ये भी ज्वाइन हो जाता है उन सब दोनों के साथ, है ना। तो जो टच स्टोन है ये भी उनकी सेफ्टी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साथ साथ, मतलब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बात यहाँ पे आती है कि इतनी रात को हम लोग निकलेंगे, है लड़की, तो हम लोग ऐसे जाएंगे तो पक्का हम लोग पे कुछ, मतलब ये होगा ना कि मुसीबत हमारे ऊपर ही आएगी, चोरों का, डकैतों का। तो एक काम करें कि हम लोग क्या करें, डिस्गाइज कर लें, यानी कि भेस बदल के चलेंगे बाहर, यानी कि हम लड़के का भेस बदल लेंगे, जिससे हमें जंगल में चोरों से बचने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये दोनों बहनें क्या होती हैं, यहीं पे भेस बदल लेती हैं, कोर्ट से निकलने से पहले ही ये लोग भेस बदल। तो रोजालिन जब भेस बदलती है तो ये अपना नाम, मतलब लड़के का भेस बदलती है तो अपना नाम गैनीमेड रखती है, गैनीमेड रखती है। और जब सीलिया भेस बदलती है, ठीक है, तो सीलिया का जो भेस रहता है, ये ध्यान रखना है, सीलिया जो भेस बदलती है वो एक शेफर्डेस बनती है, जिसका नाम, अपना नाम वो एलिना रखती है। तो ये दोनों बहनों का नाम है आफ्टर डिस्गाइज, है ना। तो ये ध्यान रखना है। सीलिया एक गरीब चरवाइन, मैंने कहा ना, एक पुअर शेफर्डेस बन जाती है, नाम रखती है एलिना। ये डिस्गाइज इसलिए करते हैं ताकि ये लोग सेफ रहें। फिर रोजालिन, मैंने कहा ना, एक लड़का बनती है, गैनीमेड नाम रखती है, और सीलिया एक शेफर्डेस बनती है, नाम रखती है एलिना। फिर ये लोग निकल जाते हैं जंगल की तरफ। अब एक सेकंड में हम देखेंगे कि जंगल की लाइफ को दिखाया जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का दिखाया जाता है, आर्डन के जंगल का दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो जंगल है ये आज़ादी और सुकून को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले द गोल्डन वर्ड, वी मीट ड्यूक सीनियर लिविंग इन फॉरेस्ट लाइक रॉबिन हुड, ही डिलीवर द फेमस स्पीच स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो यहीं पे हम देखेंगे, जब हम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम ड्यूक सीनियर से मिलते हैं, जो असली राजा थे उस कोर्ट के, है ना, जिसे उनके भाई फ्रेडरिक ने क्या किया था, ड्यूक फ्रेडरिक ने बैनिश कर दिया था। तो हम जब यहाँ पे मिलते हैं तो सबसे पहले ये अपने फादर को ही ढूंढने के लिए आती है, लेकिन मिलेगी नहीं, लेकिन तभी हमें किसे दिखाया जाता है, ड्यूक सीनियर से हम मिलते हैं। और ये बहुत वफादार साथियों के साथ जंगल में रॉबिन हुड की तरह रह रहे हैं, और ये कहते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये ड्यूक सीनियर की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुसीबत के दिन भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। तो मुसीबत को कभी भी बुरा मत कहो। मुसीबत अगर आ रही है लाइफ में, तो ये मुसीबत के जो दिन हैं, जो बैड सिचुएशन चलती है ना, वो अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। ये इन्होंने कहा है, जो इस समय ये चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द मेलनकली जैक्स, वी मीट जैक्स अ सिनिकल लॉर्ड हु वीप्स ओवर अ वुंडेड डियर
ही डिलीवर 7 एजेस ऑफ मैन स्पीच ऑल द वर्ड्स। हम फिर मिलते हैं एक कैरेक्टर से जिसका नाम रहता है मेलनकली जैक्स, है ना, जिसे इस प्ले में मेलनकली जैक्स के नाम से एड्रेस किया गया है। यहाँ हमारी मुलाकात जैक से होती है। ये बहुत सिनिकल टाइप का बंदा है। ये घायल हिरन को देखकर रोता है और इसी एक्ट में ये सबसे फेमस स्पीच देता है 7 एजेस ऑफ मैन की, यानी कि इंसान की 7 अवस्थाएं बताता है, इंसान के 7 स्टेज बताता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पीच है ऑल द वर्ड्स आ स्टेज, इसी एक्ट में देता है एक्ट सेकेंड में। उसके बाद क्या होता है, और अब यहाँ पे दोनों बहनें तो निकल गई, है ना, जंगल में निकल गए। अब हम जंगल में किससे मिल गए, ड्यूक सीनियर से मिले, और ड्यूक सीनियर का जो वो था मेलनकली जैक्स से मिले। अब यहाँ पे ऑरलैंडो का क्या होता है, तो ऑरलैंडो में जो ओलिवर है ना, ओलिवर और ये जो एडम है ना, इसका दोस्त, इसका जो नौकर है ऑरलैंडो का, ये बताता है ऑरलैंडो को कि तुम्हारा भाई ना तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा दिया है तुम्हें मारने के लिए। तो ये डर के मारे क्या होता है, एडम को लेके निकल जाता है। देखो यहाँ पे बताता है ना, ऑरलैंडो लॉयल सर्वेंट वॉन्स ऑरलैंडो दैट ओलिवर प्लान्स टू बर्न हिज हाउस डाउन, दे फ्ली टू द फॉरेस्ट। तो यहीं पे जो ऑरलैंडो का वफादार जो बूढ़ा नौकर है एडम, ये बताता है कि ओलिवर उसका घर जलाने वाला है, और इसी डर से ऑरलैंडो क्या करता है, जंगल की ओर भाग जाता है, और साथ ये अपने नौकर को भी लेके जाता है, एडम को भी। तो ये ध्यान रखना, ये जो एडम का किरदार है कहा जाता है शेक्सपियर ने किया है। तो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। देन क्या होता है वहाँ पे, ऑरलैंडो स्टार्विंग इंटरप्ट्स ड्यूक सीनियर फीस्ट विच शोड द ड्यूक वेलकम हिम काइंडली। तभी ऑरलैंडो की मुलाकात किससे होती है, ड्यूक सीनियर से होती है, क्योंकि इसका जो नौकर रहता है ना एडम, बहुत भूखा रहता है ना। ऑरलैंडो और एडम भूखे से भूख से, लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, खाने को मन करता है, तो ये लोग जाते हैं ऑरलैंडो यहाँ पे ड्यूक सीनियर के पास पहुँचते हैं उनके। तो ये लोग बहुत भूखे रहते हैं ना, तो ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे ड्यूक सीनियर रहते हैं, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं ये लोग खाना, ड्यूक सीनियर के जो भी लोग हैं साथ में बैठे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑरलैंडो क्या करता है कि ये लोग तो खाना देंगे नहीं, तो ऑरलैंडो क्या करता है ना, उनके सामने तलवार से बोलता है ना, कहता है यहाँ पे है, तो ऑरलैंडो तलवार लेकर ड्यूक सीनियर के खाने पर धावा बोलता है, लेकिन ड्यूक उसे प्यार से खाना खिलाते हैं। तो ऑरलैंडो को अपनी हरकत पर शर्म आती है। फिर एक्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे, रोमांस, है ना, वूविंग गेम्स, यानी कि प्यार और प्रपोजल देखेंगे, पोइट्रीज और भेष बदलने का खेल। तो लव पोएम्स, यानी कि ऑरलैंडो क्या करता है यहाँ पे, हैंग्स बैड लव, इसको ना रोजालिन की याद आती है कि जंगल में हम लोग आ गए हैं और इसको ना रोजालिन की बहुत याद आती है। तो ये क्या करता है ना, प्यार में पागल हो गया है, और ये रोजालिन की तारीफ में जंगल के हरे पेड़ पर पोइट्री लिखता है, कविताएं लिख लिख के टांग देता है, लव पोएम्स। हालांकि ये जो पोइट्री है ये बैड पोइट्री होती है, बट वो उसकी याद में लिखता है। तभी एनकाउंटर रोजालिन डिस्गाइज एज गैनीमेड फाइंड द पोएम, सी मीट्स ऑरलैंडो बट कीप्स हर डिस्गाइज। तभी क्या होता है वहाँ पे रोजालिन की मुलाकात हो जाती है इससे, है ना, लेकिन रोजालिन अपने असली भेष में नहीं है, रोजालिन बनी है लड़का। गैनीमीड के भेष में मुलाकात होती है किसकी, ऑरलैंडो की। तो पहचान नहीं पाता है ऑरलैंडो रोजालिन को, क्योंकि ये लड़का बनी रहती है, तो उसकी पोइट्री को पढ़ती है, ठीक है, वो ऑरलैंडो से मिलती है, ऑरलैंडो से पहचान नहीं पाता, तो पेड़ों पे जो भी पोइट्री लिखा रहता है उसकी पढ़ती है, तो कहती है कितनी बैड पोइट्री है ना। फिर क्योर फॉर लव, गैनीमीड टेल्स ऑरलैंडो ही कैन क्योर हिम ऑफ हिज लव, द प्लान ऑरलैंडो मस्ट वू गैनीमीड एज इफ ही वर रोजालिन एवरी डे। फिर ये कहती है कि तुम्हें प्यार का इजहार करना सही से आता नहीं है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, है ना, उसके मज़े लेने के लिए। तो जो गैनीमीड, जो रोजालिन है ना, गैनीमीड बनी हुई है, वो ऑरलैंडो की मज़े लेती है, कहती है मैं तुम्हें प्यार का मैं तुम्हारे प्यार का बुखार उतार सकता हूँ, तुम रोज़ मेरे पास आओ और मुझे रोजालिन समझ के क्या करो, वो मी, यानी कि प्रपोज करो, ठीक है। तो प्लान ये बनता है, इसी बहाने रोजालिन ऑरलैंडो के साथ टाइम स्पेंड करती है और देखती है कि उसका प्यार कितना सच्चा है। और इसी बीच जो टच स्टोन है, जो साथ में आया रहता है, जो फूल, वो जंगल में घूमता है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रहता है ऑड्रे, है ना। ये एक सीधी सादी लड़की है जंगल में जो बकरियां चराती है, इससे होती है मुलाकात, जो इसके प्यार में पड़ जाता है और इससे शादी करने की कोशिश करता है ऑड्रे से। फिर होता क्या है, एक्ट 4 में हम पहुंच जाएंगे, रिडिम्पशन, यानी कि टर्निंग पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, खतरा और भाई का मिलन। इधर क्या होता है ना, ऑरलैंडो भाग जाता है जंगल में,
तो इधर जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, उसको हर हाल में ऑरलैंडो चाहिए। तो ये ड्यूक जो फ्रेडरिक है ये ओलिवर को बुलाता है, यानी कि ऑरलैंडो के बड़े भाई को बुलाता है। कहता है मुझे जाओ तुम ऑरलैंडो को ढूंढ के लेके आओ, मुझे हर हाल में ऑरलैंडो चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, ठीक है। तो ओलिवर जाता है, कहता है अगर तुम तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, कितने, 1 ईयर का। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, 1 साल का टाइम देता है ओलिवर को कि जाओ 1 साल के अंदर किसी भी तरीके से, चाहे मुर्दा चाहे जिंदा, ऑरलैंडो को ढूंढ के लेके आओ। अगर मैं तुम्हें 1 साल का मतलब 1 साल का टाइम देता हूँ, अगर तुम ढूंढ के नहीं लेके आए तो मैं तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद वगैरह, मैं उसको जब्त कर लूँगा। ऐसा ओलिवर को ये थ्रेट करता है। कौन? ड्यूक फ्रेडरिक, सीलिया के फादर, जिसने अपने भाई को हटा दिया है ना। तो टाइम कितना देता है? 1 ईयर का। ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इधर क्या होता है, अब ओलिवर निकल जाता है जंगल की तरफ ढूंढने। अब गुस्से में तो है, ये भी नफरत करता है अपने भाई से, कितनी बार मरवाना चाहा, ये भी निकल जाता है जंगल में ढूंढने के लिए। किसको? अपने भाई को ढूंढने के लिए। तभी ओलिवर जंगल में जब पहुंचता है तो ये थक जाता है ढूंढते ढूंढते, तो एक पेड़ के नीचे आराम करता है, ठीक है। ओलिवर अराइव द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर ऑरलैंडो टू किल हिम, ही फॉल्स एस्लीप एंड द थ्रेटेंड बाय ए स्नैक एंड लॉयनेस। मतलब ये सोचते हुए जाता है कि अगर कहीं मिल गया मुझे ऑरलैंडो तो मैं मार दूंगा वहीं पे, मतलब इतना गुस्से में है, मैं मार दूंगा। लेकिन तभी इसको आराम करना, मतलब थक जाता है ढूंढते ढूंढते, तो एक पेड़ के नीचे क्या होता है, आराम करने लग जाता है और वहीं पे सो जाता है। और इस पर ना एक स्नेक और लॉयनेस हमला करने वाले होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑरलैंडो को मारने के लिए जंगल में उसे ढूंढने आता है और ये एक पेड़ के नीचे सो जाता है। एक सांप और एक शेरनी इस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी ऑरलैंडो अपने भाई को देख लेता है, ओलिवर को। ऑरलैंडो सीज विक्ड ब्रदर इन डेंजर, ही बैटल द लॉयनेस एंड सेव्स ओलिवर, गेटिंग वुंडेड इन द प्रोसेस। तभी ऑरलैंडो देखता है कि मेरे भाई पर ये दोनों अटैक करने वाले हैं। तो ऑरलैंडो ये देखता है, पहले तो सोचता है कि भाई को मरने दे, लेकिन फिर भाई इसका अच्छा दिल है, ये ऑरलैंडो की तरह, मतलब ओलिवर की तरह तो है नहीं, तो सोचता है ये मेरा भाई है, तो उसे बचा लेता है। वह शेरनी से लड़ता है, ओलिवर को बचाता है। और इसी लड़ाई में ऑरलैंडो को क्या लग जाता है खुद, मतलब इसी लड़ाई में ऑरलैंडो पर क्या, शेरनी उस पर हमला कर देती है, ठीक है। मतलब उसके कंधे पर चोट लग जाती है, ठीक है। तो जब ओलिवर की आंख खुलती थी, देखता ऑरलैंडो लड़ रहा है मेरे लिए, तो उसको समझ में आता है कि मतलब उसने मेरी जान बचाई, मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। तो इसका यहीं पे हृदय परिवर्तन हो जाता है। ओलिवर का जो नफ़रत था अपने भाई के प्रति, वो नफ़रत गायब हो जाती है, ठीक है। फिर वही जो एक हैंकरचीफ रहता है, हैंकरचीफ से उसके खून निकलने लग जाता है, तो खून उनसे पोंछता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वही हैंकरचीफ जब वो देखती है, कौन, रोजालिन, तो बेहोश हो जाती है कि उसको लगता है ऑरलैंडो को कुछ हो गया। खैर, अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों भाई में भाई परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ओलिवर की आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि जिस भाई से वो नफरत करता था उसी ने उसकी जान बचाई। बहुत पछतावा होता है, दोनों भाई गले मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, दोनों भाई का। अब यहाँ पे एक नया लव स्टोरी स्टार्ट होती है। ओलिवर यहीं पे सीलिया से मिलता है, जो क्या बनी है, एलिना, है ना। रोजालिन की ये चचेरी बहन है। बनी क्या है, वो एक गरीब शेफर्डेस बनी है। तो ओलिवर को नहीं पता कि ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, उसको लगता है ये कोई गरीब शेफर्डेस है। इसकी मुलाकात इससे होती है। अब ये प्यार करने लग जाते हैं दोनों एक दूसरे से, बहुत जल्दी दोनों को प्यार हो जाता है ना। फिर उसके बाद यानी कि ओलिवर को प्यार किससे होता है, शीलिया से, लेकिन ये इस समय बनी हुई है क्या, एलिना, तो एलिना से ही प्यार होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक्ट 5 में हम पहुंच जाएंगे, शादी और अंत, सबका मिलन, खुशियाँ रिवील होता है यहाँ पे। रोजालिन प्रॉमिस टू, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, एक कैरेक्टर है यहाँ पे फीबे, है ना। फीबे का मैंने कैरेक्टर बताया था ना, फीबे का। तो ये जो फीबे कैरेक्टर है ये गैनीमीड से प्यार करता है। गैनीमीड कौन है, रोजालिन प्यार करती है, रोजालिन बनी हुई है ना गैनीमीड, तो फीबे रोजालिन से ही प्यार करती है। लेकिन एक्चुअल में फीबे को नहीं पता कि ये लड़की है, उसको लगता है लड़का है। और फीबे से कौन प्यार करता है, सिल्वियस, और फीबे सिल्वियस को भाव देती नहीं है। फीबे किसके चक्कर में है, गैनीमीड के, और गैनीमीड कौन है, रोजालिन है। अब इसको पता नहीं है कि ये लड़का है, खैर अभी इसका भी पता चलेगा। तो यहाँ पे रोजालिन प्रॉमिस करती है मेक एवरीवन हैप्पी, सी रिवील्स हर ट्रू आइडेंटिटी टू हर फादर एंड ऑरलैंडो। अब यहाँ पे रोजालिन बार बार फीबे कहती है, इसको लेटर वेटर देती है,
तो रोजालिन जो गैनीमेड बनी हुई है ना, तो गैनीमेड फीबे को समझाता है, ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन कुछ सच्चाई है उसके आने के बाद, अगर वो सच्चाई आने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी तो मैं कर लूँगा, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें सिल्वियस को अपनाना पड़ेगा। ऐसा ये बोला रहता है गैनीमेड, यानी कि रोजालिन बोली रहती है। फिर क्या होता है यहाँ पे, वो कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। फिर यहाँ पे एक मास्क का सीन आता है, ठीक है, यानी कि मास्क हाइमन, ये गॉड ऑफ मैरिज है, अपीयर्स टू ब्लेस द कपल्स। यहाँ पे क्या होता है, शादी, ये शादी का देवता है हाइमन, ये वहीं पे अपीयर होते हैं और जितने जोड़े हैं सबको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे शादी होने लगती है। तो इस प्ले में ना 4 मैरिजेज है, मतलब 4 शादियाँ दिखाई गई हैं। एक तो ऑरलैंडो और रोजालिन की, हीरो एंड हीरोइन का, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, रोजालिन यहाँ पे प्रॉमिस करती है, राज खुलता है, रोजालिन वादा करती है कि जादू से वो ऑरलैंडो के लिए असली रोजालिन ले आ जाएगी। यानी कि जब ऑरलैंडो गैनीमेड से मिलता है ना, तो वो कहता है काश रोजालिन होती मेरे सामने। तो ये रोजालिन, ये जो गैनीमेड बनी हुई है, तो गैनीमेड कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं जादू से ऑरलैंडो के लिए असली रोजालिन ले आऊँगी। तभी वो अंदर जाती है और अपनी असली कपड़ों में वापस आती है, यानी कि वो जो गैनीमेड बनी थी, लड़के वाला कपड़ा निकाल के लड़की वाला कपड़ा पहन के वापस आती है। ऑरलैंडो और उसके पिता देखते हैं, उसे पहचान जाते हैं, ये तो सच में रोजालिन है। तो यहीं पे सारी रिवील हो जाता है ना, राज खुल जाता है। अब जब राज खुल जाता है तो फिर फीबे देखती है, अरे मैं जिससे प्यार करती थी वो तो रोजालिन है, वो तो लड़की निकली, अब मुझे मजबूरन सिल्वियस को अपनाना पड़ेगा। तो इस प्ले में 4 शादियाँ होती है, ध्यान रखना। ऑरलैंडो, रोजालिन, ये दोनों हीरो हीरोइन है ना, हीरो हीरोइन, इनकी शादी होती है। एंड ओलिवर एंड सीलिया, तो ओलिवर को बाद में पता भी चल जाता है कि ये सीलिया है, ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है ना, लेकिन प्यार तो हो गया। तो रिडीम्ड ब्रदर, लॉयल कजिन, इन दोनों की शादी होती है ना। सिल्वियस एंड फीबे को जब दिख जाती है कि रोजालिन लड़की है, गैनीमेड लड़की है, तो भाई सिल्वियस को अपनाना पड़ता है। तो ये दोनों शादी करते हैं, ये शेफर्ड एंड शेफर्डेस हैं। फीबे एग्री टू मैरी सिल्वियस आफ्टर रियलाइजिंग गैनीमेड इज़ अ गर्ल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। टच स्टोन एंड ऑड्रे, तो टच स्टोन एंड ऑड्रे ये फूल या कंट्री बेंच है ना, एक बकरी चराने वाली लड़की है, तो ये ध्यान रखना है। टच स्टोन और ऑड्रे की शादी लास्ट में होती है। तो 4 शादियाँ होती हैं एज यू लाइक इट में, ये ध्यान रखना है। ओके, एक कैरेक्टर का नाम और याद रखना, विलियम करके एक कैरेक्टर आता है इसमें, विलियम। और ये विलियम करके कैरेक्टर कौन होता है, ये जो ऑड्रे नहीं है, ये ऑड्रे से शादी करना चाहता है। आई थिंक ये ऑड्रे का ऑलरेडी फियांसे रहता है कि शादी करना चाहता है, लेकिन ये ध्यान रखना ऑड्रे से ही रिलेटेड है, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कैरेक्टर को याद रखना। तो 4 शादियाँ होती है, ये याद रखना। हैप्पी एंडिंग होती है लास्ट में, खबरें आती हैं हैप्पी एंडिंग, यानी कि ये चारों जोड़ा 4 शादियाँ हो जाती हैं। फिर तभी खबर आती है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है, मेटा रिलीजियस हर्मिट एंड हैज़ कन्वर्टेड, ही रिस्टोर्ड द थ्रोन टू ड्यूक सीनियर। तभी खबर आती है कि जो दुष्ट ड्यूक फ्रेडरिक है वो एक साधु से मिला था, उसका मन बदल गया, उसने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया है और ड्यूक सीनियर को उसका राज वापस देना चाहता है। यानी कि ये भी बदल जाता है लास्ट में, सीलिया के फादर भी लास्ट में अपना जो राजपाट है वो सब, जो जिसका राजपाट था, जो असली राइटफुल जो ड्यूक थे, उनको दे देता है। जैक्स चॉइस, जो जैक्स है, मेलनकली जो जैक्स, while everyone celebrate, Jacks decide to stay in the forest with the religious convert Frederick rather than return to court. फिर जो जैक्स है ना, सब लोग खुशी खुशी महल की तरफ जा रहे होते हैं, तो उदास जो मेलनकली जैक्स है उसको भी कहते हैं चलो, तो वो जाने से मना कर देता है। वो जंगल में एक उस साधु के साथ रहने का फैसला करता है, यानी कि फ्रेडरिक के साथ, क्योंकि उसे दरबारी जीवन पसंद नहीं है। तो ये थी कहानी, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब रोजालिन और शीलिया जब जंगल में आते हैं तो ये लोग स्टे कहाँ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे लोग रुकते हैं ना, उसका नाम रहता है कॉरिन, नाम का एक रहता है ना, शेफर्डेस रहता है कि एक वो रहता है बकरी चराने वाला, कॉरिन, इसके यहाँ रुकते हैं, स्टे करते हैं, ये ध्यान रखना। एक और कैरेक्टर याद रखना, एमियंस। ये जो एमियंस है ये एक म्यूजिशियन भी है, अटेंडेंट ऑफ लॉर्ड का सेवक भी है। कौन से लॉर्ड का, ड्यूक ऑफ सीनियर का, ठीक है, ड्यूक सीनियर का, जो जंगल में रहते हैं। तो ये भी कैरेक्टर याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी स्पीच बोला है। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो ध्यान रखना है अपने। अब हम बात कर लेंगे अब शेक्सपियर ने क्या यूज़ किया है, तो ये ध्यान रखना, पेस्टोरल ट्रेडिशन है, ठीक है, कंबाइन द आर्टिफिशियलिटी ऑफ कोर्टली लव विद द रियलिटी ऑफ कंट्री लव।
तो देखिए इसमें जो शेक्सपियर ने यूज़ किया, शेक्सपियर की कला क्या है इस प्ले में, पेस्टोरल ट्रेडिशन। शेक्सपियर ने इसमें दरबारी और देहाती जीवन का कॉम्बिनेशन दिखाया है। दरबारी जीवन मतलब जिसे शेक्सपियर ने कहा बनावटी जीवन है, और देहाती जीवन जो असली है, असली जीवन, उसका कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। इसमें सॉन्ग्स है, ध्यान रखना इस प्ले में शेक्सपियर के बाकी प्लेस से ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, यानी कि शेक्सपियर के इस प्ले में ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, मोर सॉन्ग्स हैं अगर अदर मतलब अनदर प्ले की बात करेंगे तो। जैसे ग्रीन अंडरवुड ग्रीन ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, है ना, ये सारे सॉन्ग याद रखने हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। विट की बात करेंगे तो रोजालिन की जो बातें हैं ना, रोजालिन की जो बातें हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। रोजालिन का जो प्रोज है इज कंसिडर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। एंडिंग की बात करेंगे तो ये एक कॉमिक रेजुलेशन होता है। अगर इस प्ले की एंडिंग की बात करेंगे तो ये एक कॉमिक रेजुलेशन है, यानी कि यहाँ सब कुछ ठीक कानून से नहीं बल्कि शादी और फॉरगिवनेस से होती है। ऐसा नहीं है कानून से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, लास्ट में शादियाँ हो जाती हैं और एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, ऐसा ठीक होता है इसमें। अब रोजालिन की बात करेंगे, इनका रोल क्या था, स्पेशल फोकस करेंगे हम रोजालिन पे। तो इनका रोल क्या था, सी इज़ द स्टेज मैनेजर ऑफ द प्ले विद इन द फॉरेस्ट। तो ये जंगल में पूरी कहानी की स्टेज मैनेजर है, यानी कि सब कुछ इनके हिसाब से होता है। लास्ट में इस प्ले में जो एपिलॉग है, इस प्ले में एपिलॉग है, ठीक है। एपिलॉग मतलब जो प्ले के एंड में जो स्पीच एक कैरेक्टर आता है स्टेज पे स्पीच देता है, यानी कि उस प्ले के बारे में बताता है। तो एपिलॉग, लास्ट में जो एपिलॉग है वो रोजालिन ही बोलती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एपिलॉग इसमें भी है, एपिलॉग टेम्पेस्ट में भी है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे गैनीमीड। तो जो गैनीमीड है ये नाम ना ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। जुपिटर देवता के सुंदर सेवक हैं, जोब्स कप बियरर, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया गैनीमीड नाम? ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये मतलब ये ऑरलैंडो को सिखाती है कि फिल्मी प्रेमी मत बनो। ये सिखाती है कि हाउ टू बी अ रियलिस्टिक लवर नॉट अ पेट्रार्कन वन, क्योंकि भाई वो पोइट्री लिख लिख के लटकाता रहता है ना, हैंग करता रहता है पेड़ों पे, तो ये फिल्मी वाली चीज़ है जो कि जो कि रोजालिन को पसंद नहीं थी। तो उसे सिखाती है कि फिल्मी प्रेमी मत बनो बल्कि व्यवहारिक बनो, रियलिस्टिक लवर बनो। एपिलॉग, जैसे कि मैंने बताया अभी, रोजालिन स्पीक द एपिलॉग अ रोल यूजली। इसमें क्या होता है, शेक्सपियर के प्ले में अक्सर लड़के या फिर जेस्टर एपिलॉग बोलते हैं, है ना। एपिलॉग मतलब आखिरी भाषण, वो भी प्ले के अंत में दिया जाता है। लेकिन इसमें रोजालिन ऑडियंस से बात करती है और यही फोर्थ वॉल को तोड़ती है इस प्ले में। जो ऑडियंस से, देखिए, जो कैरेक्टर ऑडियंस से डायरेक्ट बात करने लग जाए तो समझ लो वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर रहा है, और यही फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसमें मैंने बताया था ओथेलो में फोर्थ वॉल ब्रेक कौन करता है? इयागो। और इसमें ये करती हैं जो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। देखिए, जो हम प्ले में अब पढ़ रहे हैं ना कोट्स, वो तो हम पढ़ेंगे, कोट्स को मैं अलग भी पढ़ाऊंगी। पढ़ाने का मतलब कोट्स को हम अलग उसका रिवीजन ले लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोट्स होंगे। इसमें बस वही कोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये जैक्स कहता है एक्ट 2 7 सीन 7 में एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, ये बात कहता कौन है? जैक्स एक्ट 2 में। इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका रेफरेंस क्या है? तो पूरी दुनिया एक रंगमंच है ना। अच्छा, इसका कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो 7 एजेस ऑफ मैन वाली ये स्पीच है। ये 7 एजेस ऑफ मैन वाली, इंसान की 7 अवस्थाएं वाली ये स्पीच है। मीनिंग इसकी यही है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है, हम सिर्फ कलाकार हैं, आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह स्टेज पर कलाकार आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं एंड चले जाते हैं, वैसे हम भी हैं। तो दुनिया क्या है? एक स्टेज है। जितने भी आदमी और औरत है वो क्या है? सब कलाकार हैं, उन्हीं की तरह। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम नोट यहाँ पे याद रखना। मेमोराइज द ऑर्डर ऑफ एज: इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून, सेकेंड चाइल्डनेस, डेथ।
ये 7 स्टेज है, यानी कि ये जो स्पीच है ना, ये 7 एजेस ऑफ मैन, यानी कि इंसान के 7 चरण को बताती है। जब वो शिशु रहता है, इन्फेंट रहता है ना, स्कूल बॉय, पहले तो वो शिशु रहेगा, पैदा हुआ रहेगा, इन्फेंट में रहेगा, है ना, इन्फेंट अवस्था में रहेगा शिशु। देन वो बड़ा होगा, स्कूल बॉय, स्कूली बच्चा बनेगा, देन लवर बनता है, देन सोल्जर बनता है, देन जस्टिस चाहे जज या मोटा पेट वाला, है ना, देन पेंटालून मतलब होता है बूढ़ा या कमज़ोर, देन वो बुढ़ापे में आएगा। देन सेकेंड चाइल्डनेस, यानी कि दूसरा बचपन, मौत, है ना, जिसको मौत कहा गया है। सेंस टीथ, सेंस आइज़, ये ध्यान रखना। तो ये 7 एजेस है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये कौन कहता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यूक सीनियर कहते हैं जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं, एक्ट 2 में, सीन फर्स्ट में, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैड टाइम्स टीच अस वैल्यूएबल लेसन, यानी कि मुसीबतें, एडवर्सिटी मतलब मुसीबतें, मुसीबतें के भी फ़ायदे होते हैं। जंगल का जीवन महल की दिखावटी पेंटेड पॉम से बेहतर है ना। तो ये ध्यान रखना है। मुसीबतें भी ज़रूरी हैं, वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में वाकई में मुसीबतों के भी फ़ायदे हैं, जो हमें सिखाते हैं जीवन का असली तरीका जीने का। लव इज़ मेयरली अ मैडनेस, ये कौन कहता है? मतलब वो प्रेमियों के पागलपन का मजाक उड़ा रही हैं। कौन? रोजालिन कहती है जब वो गैनीमीड बनी रहती है, एक्ट 3 में। इसका मतलब यहाँ पे कहने के बाद लव इज़ मेयरली अ मैडनेस, मतलब प्रेमियों का पागलपन का यहाँ पे मजाक बना रही है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, मेन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट फॉर लव, ये भी रोजालिन कहती है, एक्ट 4 में, है ना। यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन है ये भी, ये एक रियलिस्टिक लाइन है। ये जो लाइन है ना, मेन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट फॉर लव, ये एक रियलिस्टिक लाइन है, एक सच्ची लाइन है। ये कहती है कि इतिहास में लोग मरे हैं, पर प्यार में दिल टूटने से आज तक कोई नहीं मरा। प्यार में कोई नहीं मरा है, मरे तो ज़रूर है लेकिन प्यार में कोई नहीं मरा है, कि प्यार में दिल टूटने से कोई मरा। ये ऑरलैंडो से कहती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया ऊपर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये कौन कहता है? ये एमिन्स गाता है, जो मैंने कहा वो म्यूजिशियन है, अटेंडेंट टू लॉर्ड्स है ना। तो ये ध्यान रखना, ये लॉर्ड्स का सेवक है, तो यही गाता है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये गाना जंगल की बेफिक्र जिंदगी को क्या करता है? सेलिब्रेट करता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। एक ही वीडियो में हालत ख़राब हो जाती है ना, लगातार बोलना बोलना बोलना, ब्रेक ना लेना। तो सच में एक वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ तक आते आते, क्योंकि लेंदी भी हो जाता है। मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में अगर कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोजिशन, देखिए कॉमेडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने ट्रेजेडी का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, कहानी का जो स्ट्रक्चर होता है। अब कॉमेडी का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एक्सपोजिशन आएगा। एक्सपोजिशन, इसमें क्या हुआ था? बैड सिचुएशन एट कोर्ट, यानी कि कोर्ट में मुसीबत आई, भाई भाई की लड़ाई, गद्दी का छीनना, ये सब था एक्सपोजिशन में। फिर कॉम्प्लिकेशन था, यानी कि जंगल भागना, पहचान बदलना, डिस्गाइज वगैरह। फिर क्लाइमेक्स सीन आता है। इसमें क्लाइमेक्स सीन कहाँ पे होता है? प्रेमियों का मिलना, ओलिवर का जंगल में आना, ठीक है, प्रेमियों का मिलना एंड ओलिवर का जंगल में आना, ये क्लाइमेक्स सीन था। रेजुलेशन क्या था? हाइमन, जो शादी के देवता है, मास्क ऑफ हाइमन, ये शादी के देवता हैं, इनका आना, शादियां होना, ड्यूक को राज वापस मिलना, ये सब क्या है? ये रेजुलेशन है। 4 शादियां होती है, ध्यान रखना, पेयर को। अब इस प्ले पे किसने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि जेबी शॉ ने क्या कहा? डिसलाइक द टाइटल एज यू लाइक इट, कॉलिंग इट अ मेयर क्राउड प्लेजर। किसने कहा है? जेबी शॉ ने कहा है। इन्हें ये प्ले पसंद नहीं था। इन्होंने कहा कि इसका टाइटल एज यू लाइक इट इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर ने पब्लिक की पसंद के लिए इसे लिखा है, क्राउड प्लेजर के लिए लिखा है, इसलिए इसका टाइटल भी इन्होंने ऐसे लिखा है, एज यू लाइक इट। जैसा आप चाहें भाई, जैसा आप चाहें वैसे इस प्ले को ले सकते हो, मतलब उस वे में प्ले को देख सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना, ऐसा इन्होंने कहा। हेरोल्ड ब्लूम ने कहा कॉल्ड रोजालिन दी फर्स्ट मॉडर्न वीमेन इन वेस्टर्न लिटरेचर। तो हेरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं? इन्होंने रोजालिन को ना वेस्टर्न लिटरेचर की फर्स्ट मॉडर्न वीमेन कहा, ये ध्यान रखना बच्चा। पेस्टोरल रोमांस, क्रिटिक व्यू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन नॉट एज अ रियल प्लेस बट एज अ ग्रीन वर्ल्ड, है ना। जो क्रिटिक हैं जैसे नॉर्थ ऑफ फ्राई वगैरह, जो क्रिटिक थे जैसे नॉर्थ ऑफ फ्राई, इन लोगों ने क्या किया? जंगल को एक असली जगह नहीं बल्कि ग्रीन वर्ल्ड मानते थे लोग।
एक ऐसी जादुई जगह, एक ऐसी मैजिकल प्लेस जहाँ समाज के नियम नहीं चलते, लोग बदल जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर एग्जाम फैक्ट भी देख लेते हैं इसी प्ले से। तो रोजालिन इज द डॉटर ऑफ द बैनिश ड्यूक सीनियर, जैसा कि मैंने बताया रोजालिन निकाले गए ड्यूक सीनियर की बेटी हैं। सिलिया कौन है? हड़पने वाले ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी हैं, यानी कि गद्दी छीनने वाले ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी हैं। चार्ल्स कौन है? ये कोर्ट रेसलर है जिसको ऑरलैंडो हरा देता है, तो वो जो कोर्ट रेसलर का नाम क्या रहता है? चार्ल्स। गैनीमीड इज द नेम रोजालिन टेक्स इन डिस्गाइज, तो गैनीमीड जो है रोजालिन का बदला हुआ नाम है जब वो लड़की से लड़का बन जाती है। एलिना इज द नेम शीलिया टेक्स इन डिस्गाइज। एडम इज द लॉयल ओल्ड सर्वेंट हु अकम्पनीज ऑरलैंडो, ट्रेडिशन सेज शेक्सपियर प्ले दिस रोल। देखिए मैंने बताया ना, तो ये ध्यान रखना है, जो एडम है ये ऑरलैंडो का वफादार बूढ़ा सर्वेंट है, और कहा जाता है कि शेक्सपियर ने खुद एडम का रोल किया था। टच स्टोन, ये किससे शादी करता है? ऑड्रे एक बकरी चराने वाली होती है, उससे शादी करते हैं, एक गोट हर्ड होती है। ठीक है, विलियम, देखिए आ गया कैरेक्टर ना, मैंने ऊपर बताया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर होता है ना कि दिमाग में रहती हैं चीज़ें। विलियम इज़ द कंट्री बम्पकिन राइवल फॉर ऑड्रे लव। देखिए जो विलियम है ये गांव का सीधा साधा लड़का है जो टच स्टोन का सौतन है, मतलब ये ऑड्रे से प्यार करता है, ऑड्रे से ये भी शादी करना चाहता था, बट ऑड्रे को तो ले जाता है ये टच स्टोन। ठीक है, ध्यान रखना है। फीबे ये प्यार किससे करती है? गैनीमीड से, यानी कि बनी रोजालिन है ना, गैनीमीड लड़का बनी रोजालिन के प्यार में पड़ती है, लेकिन बाद में सब समझ में आता है। सिल्वियस इज द शेफर्ड इन लव विद द फीबे, सिल्वियस जो है ना ये फीबे से प्यार करता है। कॉरिन इज द एल्डरली शेफर्ड हु ऑफर्स प्रैक्टिकल विजडम, जो कॉरिन है यही वो बूढ़ा गडेरिया है जो समझदारी से बातें करता है, और जो रोजालिन जो शीलिया जब जंगल में आते हैं ना, तो इसी के घर पे, मतलब यही घर वर देता है रुकने के लिए, यहाँ पे स्टे करते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज लाइकली बेस्ड ऑन द आर्डेंस इन फ्रांस ऑफ द फॉरेस्ट इन वॉर्विकशायर, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ये शायद फ्रांस के आर्डेंस या इंग्लैंड के वॉर्विकशायर के जंगल पर बेस्ड है, जहाँ पे शेक्सपियर का घर था। हाइमन की बात करेंगे अगर हम, तो ये कौन है? इज द गॉड ऑफ मैरिज हु अपीयर्स इन द फाइनल एक्ट, ये एक्ट 5 में आते हैं, हाइमन को याद रखना। ठीक है, तो ये शादी के देवता हैं जो लास्ट में आते हैं। जैक्स कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज, जैक्स जो है वो दुनिया को, वो संसार को किससे कंपेयर करते हैं? स्टेज से, डायरेक्ट वो दुनिया की तुलना स्टेज से करते हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन स्पीच इज मोनोलॉग नॉट अ सॉलिलोकी, जो 7 एजेस ऑफ मैन जो स्पीच है ये एक मोनोलॉग है, सॉलिलोकी नहीं है, यानी कि ये जो स्पीच है ना ये दूसरों के सामने बोला गया है, ना कि ये अकेले में बोला है। ऑरलैंडो हैंग्स पोयम प्रेजिंग रोजालिन ऑन द ट्रीज, जो ऑरलैंडो है ना वो पेड़ों पर कविताएं टांगता था, है ना, रोजालिन की तारीफ में। ड्यूक फ्रेडरिक इज कन्वर्टेड बाय एन ओल्ड रिलीजियस मैन हर्मिट, तो जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो एक रिलीजियस मैन से मिलकर बदल जाते हैं, है ना, हर्मिट बन जाते हैं, एक हर्मिट से मिलते हैं तब इनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्ले एंड्स विद अ डांस, ये जो प्ले है ना एक डांस पे खत्म होता है, प्ले का जो अंत है एक डांस के साथ होता है। एपिलॉग इसमें क्या है? तो इफ आई वर अ वुमेन, ये एपिलॉग कौन बोलती है? स्पोकन बाय रोजालिन, ध्यान रखना यही है एपिलॉग, स्पोकन बाय रोजालिन। ठीक है, इफ आई वर अ वुमेन आई वुड किस एज मेनी ऑफ यू एज हैड बियर्ड दैट प्लीज्ड मी, स्पोकन बाय द बॉय एक्टर प्लेइंग रोजालिन। ठीक है, ये लाइन रोजालिन बोलती है। शेक्सपियर के ज़माने में लड़कियों का रोल लड़के ही करते थे, इसलिए ये एक्टर मजाक में ये कह रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कैसे आपको फंसा सकते हैं। ट्रैप 1, ट्रैप 2, ट्रैप 3 एंड ट्रैप 4, ट्रैप 5। चलिए कैसे आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में, MCQs ओरिएंटेड फैक्ट एंड ट्रैप्स देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ों से अपने मतलब सावधान रहना है। डोंट कंफ्यूज ड्यूक सीनियर गुड एग्जाइल विद ड्यूक फ्रेडरिक बैड यूजरपर, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। जो ड्यूक सीनियर है ये रोजालिन के फादर हैं, जिन ये अच्छे वाले सीनियर हैं, राइटफुल ड्यूक है, यानी कि असली ड्यूक असली राजा यही हैं, और इनको निकाला गया है। जो बुरा राजा है ये इन्हीं का छोटा भाई है ड्यूक फ्रेडरिक, ये बैड है, ये हक छीनने वाला है, गद्दी छीनने वाला यही है ड्यूक फ्रेडरिक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है जो कंफ्यूज कर देते हैं। ब्रदर्स पे ध्यान रखना है, 3 भाई रहते हैं। सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे होते हैं, 3 भाई। जो ओलिवर रहता है वो बैड ब्रदर होता है इनिशियली, शुरुआत से ही,
है ना। शुरुआत से ही ये सबसे बुरा रहता है, बाद में अच्छा बन जाता है जब ऑरलैंडो से बचा लेता है। ऑरलैंडो इज़ द हीरो, इस प्ले का जो हीरो है वो ऑरलैंडो है। और जैक्स डी बॉयज़ द मिडिल ब्रदर, ये जो जैक्स है ना, यानी कि ये ऑरलैंडो ओलिवर का बीच वाला भाई है, मंझला, जो सिर्फ लास्ट में खबर लेकर आता है ना। अपीयर्स ओनली द एंड टू ब्रिंग न्यूज़, तो ये ध्यान रखना ये लास्ट में आता है। जो जैक्स डी बॉयज़ है, ये ऑरलैंडो का जो भाई है, ऑरलैंडो और ओलिवर का जो सेकंड ब्रदर है, ये लास्ट में एक जगह आपको दिखेगा जो एक न्यूज़ लेके आता है। बस यहाँ पे देखो, डू नॉट कन्फ्यूज जैक्स डी बॉयज़ विद द मेलनकली जैक्स। तो एक जैक्स डी बॉयज़ है, मैंने कहा ना इस प्ले में 2 जैक्स हैं। एक जैक्स डी बॉयज़ है, ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई है। एक वाकई में एक जैक्स है जो हम मेलनकली जैक्स के नाम से जानते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्रैप 3, सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है? तो आर्डन इन फ्रांस इन आर इंग्लैंड, इज़ आर्डन इन फ्रांस आर इंग्लैंड। तो आर्डन फ्रांस में है या इंग्लैंड में? तो सोर्स के हिसाब से फ्रांस में है। अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो फ्रांस में है आर्डन, आर्डन का जो जंगल है वो फ्रांस में है। पर शेक्सपियर ने इंग्लैंड वाली चीज़ें डाली हैं, जैसे कि रॉबिन हुड रेफरेंस मिलता है, रॉबिन हुड का रेफरेंस मिलता है। तो एग्ज़ाम में ये एक मिथिकल जगह माना जाता है, एक मिथिकल स्पेस, एक काल्पनिक जगह माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैप 4, जैक्स, डज जैक्स मैरी एनीवन, क्या लास्ट में जैक्स किसी से शादी करता है? नहीं, शादी नहीं करता। ही इज़ द ओनली मेन कैरेक्टर हु डज नॉट गेट मैरिड, ही स्टेज इन द फॉरेस्ट। यही एक कैरेक्टर है जो मतलब लास्ट में शादी नहीं करता और ये जंगल में ही रुकता है, ये कोर्ट में जाने से मना कर देता है। ट्रैप 5, जॉनरा, इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी से कॉमेडी ऑफ एरर्स, डिस्टिंक्ट फ्रॉम फार्सिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, डार्क कॉमेडी, मेजर फॉर मेजर। तो ध्यान रखना ये कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि फार्सिकल कॉमेडी कौन सी है? तो फार्सिकल कॉमेडी कॉमेडी ऑफ एरर्स है। कॉमेडी ऑफ एरर्स को याद रखना, कॉमेडी ऑफ एरर्स जब हम पढ़ेंगे, कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या है? वो फार्सिकल कॉमेडी है ना। और डार्क कॉमेडी किसे कहा जाता है? मेजर फॉर मेजर को डार्क कॉमेडी कहा जाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्ले है ये भी। तो ये था भाई, कुछ ऐसे ट्रैप आपको फंसा सकते हैं, तो मैं ट्रैप भी लास्ट में रख देती हूँ ताकि इन चीज़ों से सावधान हो। जरूरी नहीं टीजीटी में नहीं पूछा तो पीजीटी में पूछ सकता है, पीजीटी में नहीं पूछा तो नेट लेवल पे पूछ सकता है, क्योंकि भाई शेक्सपियर हर जगह है ना। तो ये ध्यान रखना है, मेरा काम है बताने का हर एक पॉइंट, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और थ्योरी ऐसे चलती रहेगी, बाकी बीच बीच में हम ले लेंगे कुछ फैक्ट ले लेंगे, जैसे कोटेशन वगैरह की फैक्ट वो ले लेंगे। एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर देखो बहुत अच्छा से फिर हम उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो, कई जगह प्रैक्टिस हो रही है अच्छी खासी, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ओके। थ्योरी मेरे चैनल से देखिए, बाकी प्रैक्टिस आप करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।